एक्सपेंसेस मेडिकल एक्सपेंसेस। तो आप ये समझिए कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, ये मान लो आप, मैं अपना इलाज करवाने हॉस्पिटल गया, 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया, आप ये मान लो। अब अगर मेरा इंश्योरेंस होता तो 1 लाख रुपए मुझे कंपनी दे देती, मेरे जेब से कुछ नहीं लगता, ठीक है। तो मुझे जो इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने पे किया है उसकी रिडक्शन मिल जाती, खर्चे का कोई लेना देना नहीं होता, कोई रिडक्शन नहीं मिलती। बट अगर मेरा एक्सपेंसेस हुआ है खुद का और मेरा मेडिक्लेम नहीं है, इन दैट केस तो पूरे 1 लाख मेरे जेब से चले गए। तो इन दैट केस मुझे ये तीसरे पॉइंट वाले एग्जेम्पशन मिलेगी। पेरेंट्स वाले में भी आएगा क्या मेडिक्लेम? पेरेंट्स वाले में आएगा ना, डेफिनेटली आएगा। दोनों, ये मैंने 2 बार लिखा है, इसीलिए लिखा है। ये मैंने एक बार एसएससी के लिए लिखा है और एक बार पेरेंट्स के लिए लिखा है, मैंने ऐसे लिखा है, 2 बार मैंने ऐसे लिखा है। बोलिए जी, क्लियर है बेटा? ये स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि बाद में स्क्रॉल नहीं करना पड़े, फिर आगे चलते हैं अपन। ओके, चलिए। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 80 डी। नेक्स्ट सेक्शन क्या कह रहा है आपको? 80 डी। डबल डी का मतलब है डिपेंडेंट डिसेबल्ड। डिपेंडेंट डिसेबल्ड, डिपेंडेंट डिसेबल्ड। अगर तो एसएससी का जितना प्रीमियम उतना मिल जाएगा, वाइफ का कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो बात कर रहे हैं हम किसकी बेटा? डिपेंडेंट डिसेबल्ड। यहाँ पे डिसेबल्ड का मतलब है जो हैंडीकैप्ड है, हम वैसे बोल सकते हैं, ठीक है। और एक नाम और गवर्नमेंट ने दिया था, हाँ चलेगा, थर्ड पॉइंट में चलेगा। वहां पे ऐसा कुछ लिखा नहीं गया पेमेंट कैसे होना चाहिए, तो चलेगा। ठीक है, मैंने देखिए 3 चीजें लिखी हैं, आपको तीनों का मतलब पता होना चाहिए। डिसेबल्ड बोले, हैंडीकैप्ड बोले या डिफरेंटली एबल्ड बोले, एक ही मतलब है, ठीक है। तो अगर कोई रिलेटिव, अगर कोई रिलेटिव ठीक है डिपेंड करता है, डिपेंड करता है मतलब उसका खाना पीना रहना सब कुछ किसके ऊपर है? एसएससी के ऊपर, तब उसको बोलते हैं डिपेंडेंट, ठीक है। अब आप कहेंगे सब रिलेटिव में कौन? ये बड़े काम की चीजें, इसको ध्यान से समझ लेना। रिलेटिव में यहाँ पे कवर होगा एसएससी, खुद है, खुद नहीं है सॉरी, इसमें स्पाउस है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स हैं, ब्रदर है एंड सिस्टर है। ये सारे लोग इसमें कवर हैं, पर ये कवर तभी है जब ये एसएससी के ऊपर क्या हो? डिपेंडेंट हो, समझ गया? तो अगर हम बात कर रहे हैं किसी एचयूएफ की, तो उसके अंदर एनी मेंबर, कोई भी मेंबर होता है वो रिलेटिव ही होता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने इस डिपेंडेंट का ख्याल रखा, आपने इस डिपेंडेंट का ख्याल रखा, खाना पीना सब कुछ इसका किया, ठीक है। तो
कितना खर्चा किया होगा आपने इसके ऊपर, ये बताओ। बोलो। अगर कोई रिलेटिव, मान लीजिए एसएससी के ऊपर उसके स्पाउस डिपेंडेंट है और स्पाउस डिसेबल्ड है, तो उसने अपने स्पाउस के ऊपर कितना खर्चा किया होगा, क्या उसका कोई वैल्यूएशन है? क्या उसका कोई वैल्यूएशन हो सकता है? उसकी कितनी सेवा करी है, उस पर कितना ध्यान रखा है, इसका कोई वैल्यूएशन हो सकता है? नहीं, इसका कभी कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकता। तो जब इसका वैल्यूएशन ही नहीं हो सकता तो हम कैसे बोलें? तो इसलिए एक फिक्स डिडक्शन दी गई है बेटा, 75,000 रुपीज, एड होक बोलते हैं इसको। एड होक का मतलब है वन टाइम, हाँ फिक्स्ड है इसका मतलब ना कम ना ज्यादा, सीधे 75,000 रुपए आप अपनी इनकम में से कम कर देंगे इस बात के कि आप अपने रिलेटिव के जो कि डिपेंडेंट डिसेबल है उसकी केयर कर रहे हैं। ठीक है, और अगर वो सीवियर डिसेबिलिटी में, सीवियर मतलब ज्यादा, नहीं, सिर्फ एसएससी के, सिर्फ एसएससी के भाई बहन। एसएससी अगर वाइफ है तो उसके भाई बहन, और वो है तो उसके भाई बहन। अगर सीवियर डिसेबिलिटी है मतलब 80% या उससे ज्यादा डिसेबल्ड है तो उसके लिए 1,25,000 की डिडक्शन मिल जाती है। सारी एड होक है, इसमें कुछ कम ज्यादा नहीं है, एक्चुअल खर्चे से कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल खर्चा कितना हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए? और इसमें इससे आवाज कम आ रही है? आवाज कम आ रही है क्या? हरीश बोल रहा है आवाज कम आ रही है, बट चेक कर लो भाई, कम आ रही है? सही है? सही है क्या? ये कम आ रही है, क्या बोल रहे हो? ठीक है, सही है, सही है, सही है, ओके ओके। तो ये समझ गए, अगर आपका कोई डिपेंडेंट डिसेबल्ड है, मैं दोबारा बोल दूं, अगर आपका कोई डिपेंडेंट आपके ऊपर डिसेबल्ड है और आपके ऊपर डिपेंड करता है तो उसकी केयर के लिए आपको 75,000 रुपए की एड हॉक डिडक्शन मिल जाती है। और अगर वो बंदा सीवियर डिसेबिलिटी है मतलब 80% या उससे ज्यादा डिसेबल्ड है तो उसकी केयर के लिए आपको 1,25,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाती है। डिडक्शन मिलने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको ये पैसा मिलेगा, डिडक्शन मिलने का मतलब है कि इतनी इनकम पे आप पे टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स सेविंग हो जाएगी। यहाँ पे रिश्तेदार की डेफिनेशन समझना जरूरी है क्योंकि 80C में कुछ और थी, 80D में कुछ और थी और 80DD में कुछ और है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे रिश्तेदार की डेफिनेशन क्या है। सारा खेल इसी डेफिनेशन का है, ये अगर आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन गलत ही होगा। ओके ठीक है, यहाँ पे अच्छा एसएससी खुद डिसेबल्ड है तो यहाँ आएगा क्या बोलो? अगर एसएससी खुद डिसेबल्ड है तो क्या उसकी छूट इस सेक्शन में मिलेगी? नहीं मिलेगी। ये इतने रुपए आपकी ग्रोस टोटल इनकम में से कम हो जाएंगे आईयूसी, मतलब इतने पे आपको टैक्स बच जाएगा, आपका इतनी इनकम पे टैक्स बच जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं है, चलो आगे। ठीक है, और ध्यान रहे ये रेजिडेंट होने चाहिए, नॉन रेजिडेंट नहीं। हर्ष क्या बोल रहे हैं? ये रेजिडेंट होने चाहिए, नॉन रेजिडेंट है तो नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन कह रहे हैं सर प्रूफ अटैच करना होगा डिसेबल डिपेंडेंट का। देखो वैसे प्रूफ अटैच नहीं करना होता क्योंकि आजकल जो रिटर्न जाती है वो पेपरलेस रिटर्न होती है, आजकल जो रिटर्न जाती है वो पेपरलेस रिटर्न जाती है, मतलब कोई भी पेपर जाता ही नहीं है साथ में। समझ गए? तो कोई प्रूफ नहीं देना होगा, बट अगर बाद में मांगा जाता है
तो आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है डिसेबिलिटी का वो देना पड़ेगा। तो आप झूठ में ही बोल दो कि डिसेबल्ड है, झूठ में ही छूट ले लो, तो फिर जब भी इस केस में वो होगा, असेसी अगर फीमेल है तो उसके रिलेटिव कौन होंगे, तो उसका स्पाउस, स्पाउस मतलब पति, उसके बच्चे मतलब सेम ही है, ठीक है, उसके भाई बहन खुद के, सिंपल। हमने तो लिखा है एसएससी के स्पाउस, एसएससी के बच्चे और एसएससी के भाई बहन, अब वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए ATDDB ये है मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, और ये छूट भी किसको मिलेगी, इंडिविजुअल एचओ। अच्छा बताओ ये छूट इंडिविजुअल और एचओ की क्यों मिल रही है? सिर्फ ये छूट इंडिविजुअल और एचओ को ही क्यों मिल रही है? नेचुरल पर्सन है मतलब बीमार तो यही होंगे ना, कंपनी तो बीमार नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वही होंगे, इंडिविजुअल जो मेंबर है, जो नेचुरल पर्सन है वही होगा। ओके ठीक है, फैमिली का मतलब या रिलेटिव का मतलब यहाँ पे सेम वही है, रिलेटिव, रिलेटिव, ठीक है, इसमें तो एनी मेंबर, और इसमें वही स्पाउस है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स हैं, ब्रदर हैं एंड सिस्टर हैं। ओके अब यहाँ पे छूट कैसे मिलती है, बड़ा आसान है, एक्चुअल जितना खर्चा होगा वो, या फिर 40,000 रुपये, विच एवर इज लेस, दोनों में जो भी कम हो, ठीक है। और अगर सीनियर सिटीजन है बंदा तो 1,00,000 रुपए, बस बात खत्म, इतना सही है। बोलिए क्लियर है? पक्का कोई डाउट नहीं है, मैं पूछूंगा फिर, एक डाउट होना चाहिए था यहाँ पे। अच्छा बताओ, ये जो सीनियर सिटीजन लिखा है ना मैंने, ये वाला नीचे, कि अगर सीनियर सिटीजन हुआ तो 1,00,000 हो जाएगा, ये खर्चा करने वाला एसएससी सीनियर सिटीजन होना चाहिए या स्पेसिफाइड डिजीज वो लिखा रहेगा क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं, कैंसर है, उस तरीके की बीमारियां हैं, वो लिखी हुई रहेगी उसमें क्वेश्चन में। मेरा सवाल ये है कि ये जो मैंने लिखा है सीनियर सिटीजन हुआ तो 1,00,000 की छूट मिल जाएगी, सीनियर सिटीजन है तो 1,00,000 की छूट मिल जाएगी, तो ये पेमेंट करने वाला सीनियर सिटीजन होना चाहिए या पेशेंट सीनियर सिटीजन होना चाहिए? एटीडी में सारे बच्चे डिपेंडेंट ही है बेटा, पेशेंट, बिल्कुल ये बात ध्यान रखना, दिस इज फॉर द पर्सन टेकिंग ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसकी बात चल रही है, ये बात ध्यान रखना, वो सीनियर है
तो फिर 1 लाख मिल जाएगी। एसएससी कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। स्पेसिफाइड डिजीज क्वेश्चन में लिखा रहेगा। उसके अलावा मैं बता दूं आपको 2-3 चीजें हैं, कैंसर है, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं, ठीक है, तो कई बीमारियां इसमें है। आई होप क्लियर होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, और उस कंपनी में जॉब करने के टाइम पे आपका कोई रिश्तेदार स्पेसिफाइड डिजीज से बीमार हो, आपने उसका ट्रीटमेंट करवाया, ट्रीटमेंट में खर्चा आया 30,000 रुपए, तो छूट कितने की मिलेगी ये बताओ। आपका कोई रिलेटिव बीमार है स्पेसिफाइड डिजीज से, उसका ट्रीटमेंट करवाया, 30,000 रुपए का खर्चा आया, तो छूट कितनी मिलेगी? 30,000 की, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, उसमें से ऐसा हो जाए कि जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपका एम्प्लॉयर है, उसने 10,000 रुपए आपको दे दिए कि भैया लिए लो 10,000 रुपए मेरी तरफ से, क्योंकि वो होता है ना टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि कोई रिश्तेदार बीमार होगा तो हम आपको पैसा देंगे। तो मान लीजिए 10,000 रुपए का रियम्बर्समेंट कर दिया किसने? बॉस ने, तो फिर डिडक्शन कितने की मिलेगी? 20,000 की। तो एक बात ध्यान रखना, अगर कोई एम्प्लॉयर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, या तो एम्प्लॉयर रियम्बर्स करेगा या फिर मेडिक्लेम की वजह से मिलेगा आपको। कोई पैसा अगर आपको मिलता है तो वो इसमें से भी लेस होगा और वो इस लिमिट में से भी लेस होगा, दोनों में से उसको लेस करेंगे और उसके बाद में कंपैरिजन करेंगे। आई बात समझ में? ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान से समझ लेना। अगर कोई अमाउंट आपके एम्प्लॉयर ने रियम्बर्स किया है या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दे दिया क्योंकि आपका इंश्योरेंस था, तो वो अमाउंट आपके एक्चुअल खर्चे में से भी कम हो जाएगा और इस लिमिट में से भी कम हो जाएगा, और फिर विच एवर जो लेस होगा उसके आपको रिडक्शन मिलेगी। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सेक्शन 80E। नेक्स्ट आ रहा है सेक्शन 80E, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। इस साल इस चैप्टर में बहुत सारे अमेंडमेंट हैं, ठीक है, अब वो स्टार्ट होंगे इस सेक्शन के बाद में, तो इसको ध्यान से समझिए। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है तो उसका जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपको डिडक्शन के रूप में अलाउ हो जाएगा, ठीक है। इस डिडक्शन की वैसे कोई लिमिट नहीं है, मतलब कितने साल कितने रुपए का मिलेगा उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि ये मैक्सिमम 8 साल तक ही आपको डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की नजर में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं है जो 8 साल से ज्यादा चले। आपसे नहीं हो रहा वो एक बात अलग है, कोई कह दे मुझसे 8 साल में नहीं हो रहा वो बात अलग है। भैया आपने लोन लिया बैंक से, ठीक है, हायर स्टडीज के लिए, और उस स्टडीज पे जितना भी इंटरेस्ट लग रहा है उस लोन पे वो आपके लिए डिडक्टेबल होगा, मतलब आपके पेरेंट्स के लिए वो डिडक्टेबल होगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन करवा दें कुछ या सेक्शन आगे चलें? बोलो, क्वेश्चन करवा दूं जितने सेक्शन पढ़े उनका, या फिर आगे कंसेप्चुअली चलें?
अच्छा चलो भाई, क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन करो, सारे सेक्शन कंप्लीट करवा दो। सारे सेक्शन आज नहीं होंगे बेटा, अगर मैं अभी कंटिन्यू भी रखूं तो भी सारे सेक्शन नहीं होंगे, बहुत सारे हैं। क्वेश्चन कितने कर लिए थे अपन ने? 1 2 2 कर लिए थे। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स 40-year-old पेड द फॉलोइंग सम्स बाय चेक। ये बड़े ध्यान की बात है, इसको देख लेना। चेक से पेमेंट किया है, शुरू में बोल दिया है हमें। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एक्स, तो लिखते जाते हैं जो जो चीज एलिजिबल है अलग अलग ग्रुप में। एक ग्रुप किसका है? एसएससी प्लस फैमिली, ठीक है। और एक ग्रुप किसका बताया था आपको? पेरेंट्स का, ऐसे बताया था। चलिए सबसे पहले पहला पॉइंट पढ़िए, मेडिक्लेम फॉर एक्स। बोलो एलिजिबल है या नहीं है? एलिजिबल है। कितना है? 18,000 रुपए। ये लो 18,000 रुपए। उसके बाद लिखा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मिसिज एक्स। बोलो मिसिज एक्स का है? बिल्कुल है। यहाँ पे ये जो लिखा है ना नोट डिपेंडेंट, इसकी कोई जरूरत नहीं है, स्पाउस की छूट मिलती है चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो यहाँ पे, ठीक है। डिपेंडेंट डिसेबिलिटी की बात अलग है, मेडिकल इंश्योरेंस की मिल जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ओके चलिए नेक्स्ट कह रहा है कंट्रीब्यूशन टू सीजीएचएस। डिपेंडेंट डॉटर के सीजीएचएस में पैसा लगाया, बोलो एलिजिबल है या नहीं है? सीजीएचएस डिपेंडेंट डॉटर, बोलो एलिजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। कितना अमाउंट आ रहा है? 3,000 रुपए। ये लो 3,000 रुपए। उसके बाद लिखा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सन नॉट डिपेंडेंट। बोलो आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बेटा डिपेंडेंट होना चाहिए, बेटा बेटी। आगे लिखा है कंट्रीब्यूशन टू सीजीएचएस ऑफ ब्रदर। भाई का आएगा नहीं आएगा? ब्रदर के लिए डिपेंडेंट है ब्रदर, बोलो आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये गलती मत करो। मैंने फिर कहा था 80D में भाई नहीं है, डेफिनेशन में डबल डी और डीडीबी में है। भाई बहन 80D में नहीं है, डीडी और डीडीबी में है। फैमिली की डेफिनेशन ध्यान से पढ़नी थी, ठीक है। तो ये नहीं आएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मदर इन लॉ। बोलो मदर इन लॉ आती है नहीं आती? मदर इन लॉ आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ किस किस का नहीं लिया हमने। बेटे का नहीं लिया जो इंडिपेंडेंट था, ठीक है। भाई का नहीं लिया और मदर इन लॉ का नहीं लिया, ठीक है। ओके आगे लिखा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मदर, माता जी के लिए है, आएगा? इस वाले ग्रुप में आएगा। कितना आएगा? कितना करवाए? 26,500। ये लो 26,500। आगे लिखा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ग्रैंड पेरेंट्स। बोलो ग्रैंड पेरेंट्स आएगा नहीं आएगा? ग्रैंड पेरेंट्स आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, मतलब हमने ग्रैंड पेरेंट्स को भी नहीं लिया है, ठीक है।
उसके आगे लिखा गया है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर, आएगा? बिल्कुल आएगा, फादर चाहे डिपेंडेंट हो या ना हो आएगा। कितना है? 32,000 रुपए, ठीक है। और साथ ही साथ लिखा गया है कंट्रीब्यूशन टू सीजीएचएस ऑफ फादर, माता पिता के लिए सीजीएचएस था एलिजिबल या नहीं था? नहीं था। तो देखो 1 2 3 4 और 5 चीजें हमने कहीं नहीं ली है। टोटल कर दो दोनों का, 18 5 23, 26,000 तो ये हो रहा है और ये हो रहा है 58,500, ठीक है। क्या माता पिता में कोई सीनियर है? यस। तो माता पिता के लिए तो छूट कितनी मिल जाएगी? 50,000 की। और खुद के लिए छूट कितनी मिल जाएगी? 25,000 की। टोटल डिडक्शन मिल जाएगी इस सेक्शन में 75,000 की। एक बार आराम से क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, पढ़ना चाहो तो, जल्दबाजी नहीं करना। आराम से क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो, ट्रीटमेंट पढ़ लो और आंसर मिला लो। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉब्लम है एक, बोलो क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या प्रॉब्लम है आयुषी? माता सीनियर नहीं है बेटा, पिताजी सीनियर है। कोई भी एक सीनियर हुआ तो लिमिट 50,000 हो जाएगी। कौन से में? फर्स्ट में बोल रहे हो बेटा या कौन से में बोल रहे हो? आयुषी फर्स्ट में बोल रहे हैं या कौन से में बोल रहे हैं? आप उस दिन नहीं थे फर्स्ट क्वेश्चन जब करवाया था? फर्स्ट क्वेश्चन की क्लास अटेंड नहीं की बेटा आपने? बाकी लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आयुषी तुम क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। बाकी सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आयुषी क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। और इसमें देखो सबसे पहले LIC अमाउंट होगा। LIC अमाउंट सम एश्योर्ड का 10% ही हो सकता है मैक्सिमम। तो आगे सम एश्योर्ड लिखा हुआ है देखो सेकंड लाइन में। तो फर्स्ट वाला अमाउंट LIC के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। और उसके बाद जितने भी अमाउंट दे रखे हैं वो सारे जोड़ दो, सारे जोड़ दो, क्योंकि सारे ATC में क्वालिफाइड करते हैं। देखा बेटा? पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम जुड़ेगा पर वो सम एश्योर्ड के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम जोड़ना है, पर वो जो सेकंड अमाउंट दे रखा है उसके 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ, जो लेस होगा LIC प्रीमियम और 10% ऑफ सम एश्योर्ड, दोनों में जो भी कम होगा वो लेंगे हम। आ गया? हाँ भाई, बाकी लोग हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लिखा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए दिया है। आंसर 48 आ रहा है, अभी देख लेते हैं। खुद के लिए प्रीमियम दिया है 9,000 रुपए का, एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा लिखा है स्पाउस के लिए दिया 8,000 रुपए का, ये भी एलिजिबल हो जाएगा। तीसरा लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये भी एलिजिबल हो जाएगा। तो इन तीनों को तो जोड़ दो, तो 9, 8, 17 और 6, 23,000 रुपए, ये तो एक जगह मिल जाएंगे पूरे। ठीक है। इसके बाद में आगे लिखा है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फादर, जो सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए 18,000 लिखा है, तो ये 18 भी मिल जाएगा। फादर वाले में लिख दो 18,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर फादर 6,000 है, पर हम 5 ही लिखेंगे क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम 5,000 तक ही एलिजिबल होता है, तो ये लिख लीजिए 5,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए है, केस में पेमेंट है, ये भी जोड़ दो अपने वाले में। तो 23,000 पहले थे और 4,000 ये हो जाएंगे, टोटल कितने हो रहे हैं आपके? 27,000। बोलो भाई, सही है? कर लिया? इतनी देर हो गई आपको करते हुए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आपने लिखा है बेटा राम के लिए 9,000, मिसिज राम के लिए 8,000, बच्चे के लिए 6,000, और इसी में जोड़ देता हूँ मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, कितना है? 4,000। कितना हो रहा है? 27,000। आगे लिख देते हैं फादर के लिए 18,000 और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है 6,000, पर हम 5,000 लिखेंगे क्योंकि मैक्सिमम 5,000 ही हो सकता है, तो ये हो गया 23,000। यहाँ पे मैक्सिमम कितना मिलेगा? 25,000, और यहाँ पे पूरा 23,000 मिल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 48,000। ठीक है, बुक से मैच नहीं होगा आंसर, बुक से मत मिलाना, बुक में अलग है अपना, ये आंसर सही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है आपके लिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, बाकी करेंगे कल। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो। और बाकी बता दो, समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ कि पेमेंट किस मोड में हो रखा है, तो फिर
अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा पेमेंट किस मोड में हो रखा है तो हम ये मानेंगे अदर देन कैसे हुआ है, मतलब सही है पेमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, समझ में आ गया नहीं आया फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट कर दो बेटा। ओके, थैंक यू।